ड्यूरिंग फेज चेंज ट्रांजिशन, यही बताया था मैंने अभी आपको कि फेज चेंज के लिए हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन लाइक मेल्टिंग, वेपोराइजेशन, तो ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशंस लाइक मेल्टिंग, वेपोराइजेशन एंड सब्लिमेशन, तीनों प्रोसेस आपको पता है। मेल्टिंग क्या होता है, आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, वेपोराइजेशन लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना, एंड सब्लिमेशन डायरेक्टली सॉलिड टू वेपर में कन्वर्ट होना। द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। जैसा कि हम फेज चेंज डायग्राम में देखते हैं, तो वहाँ पे आपके कांस्टेंट प्रेशर लाइन के लिए आपको टेम्परेचर और प्रेशर दोनों वहाँ पे कांस्टेंट मिलते हैं। तो दोनों कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर आपकी फेज चेंज प्रोसेस होता है। वाइल द एंट्रोपी, वाइल द एंट्रोपी एंड वॉल्यूम चेंज, एंड वॉल्यूम चेंज। लेकिन अगर आपका प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट वहाँ पे आपके चेंज किस में आते हैं, आपके एंट्रोपी में और वॉल्यूम में। इफ x इज द फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल फेज, इनिशियल फेज आपकी क्या थी, स्टार्टिंग की। तो स्टार्टिंग अगर इनिशियल फेज है तो हम इसे स्मॉल आई से कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आपके फेज चेंज डायग्राम के ऊपर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन से स्टार्ट होती है। तो वो आपकी फेज कौन सी होगी, इनिशियल फेज। वहाँ पे अगर x है आपका फ्रैक्शन है कि इनिशियल फेज अगर 100% लिक्विड है तो उसमें से कितना फ्रैक्शन आपका कम होते जाता है, और वो आपको लिक्विड से कंटिन्यू कम होता रहेगा। अगर हम बात करें कि आपका 100% वहाँ पे लिक्विड है, तो उसमें से अगर आपका फ्रैक्शन देखा जाएगा तो 0% क्या रहेगा वहाँ पे, गैस का। एज इट इज़ अगर 90% लिक्विड है तो उसमें 10% फिर क्या हो जाएगा, वेपर होता रहेगा। तो ये जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है वो चीज़ क्या है आपकी, फ्रैक्शन x। तो उस फ्रैक्शन को हम यहाँ पे ले रहे हैं। इफ x इज द फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल फेज दैट इज I which has been transformed into फाइनल फेज। तो इनिशियल फेज से फाइनल फेज में जब ये कन्वर्ट होगा तो फाइनल फेज को हम यहाँ पे कह देते हैं कि फाइनल फेज हमारी क्या हो गई, f। इनिशियल फेज है तो I से डिनोट किया है, स्मॉल i, और फाइनल फेज है तो वो स्मॉल f से। देन अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो फेज चेंजेस हो रही हैं, तो उन फेज चेंजेस में आपकी एंट्रोपी और वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो चेंज किस रिलेशन को डिनोट करेगा। तो हम ये कहेंगे कि हमारी जो एंट्रोपी है वो एंट्रोपी क्या रहेगी, 1 माइनस x ऑफ एंट्रोपी किसकी, आपकी इनिशियल फेज की, प्लस x इंटू एंट्रोपी ऑफ फाइनल फेज। एज इट इज आपके वॉल्यूम के लिए स्मॉल v इक्वल्स 1 माइनस x v फॉर इनिशियल फेज प्लस x इंटू v फॉर द फाइनल फेज। तो अगर ये दोनों कंपोनेंट कि जितना कंपोनेंट हमारा लिक्विड फेज के लिए कम होता जा रहा है, उतना कंपोनेंट हमारा वहाँ पे वेपर का इंक्रीज होता जा रहा है। दोनों कंपोनेंट अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो कंपोनेंट हमारा टोटल वॉल्यूम में आ जाएगा। एज इट इज़ हमारी एंट्रोपी के साथ होगा। जितना कंपोनेंट टोटल आपकी लिक्विड एंट्रोपी से कम हो रहा है उसकी एंट्रोपी, और उतना ही कंपोनेंट आपका
वेपर का इंक्रीज हो रहा है यानी गैसियस स्टेज का इंक्रीज हो रहा है, उसकी एंट्रोपी, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो वहाँ पे हमें सिस्टम की टोटल एंट्रोपी मिल जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर एस एंड बी आर लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स, लीनियर फंक्शन कि जैसे जैसे आपके एक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है उसके ऊपर आपकी एंट्रोपी और वॉल्यूम है वो डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए आपके एक्स के ऊपर इनको डिपेंडेंट करना होगा। तो ये दोनों आपके क्या है, लीनियर फंक्शन है एक्स के लिए। तो हम इसे लिख सकते हैं वेयर एस एंड बी आर लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स। अब हमने यहाँ तक देखा कि आपके लीनियर फंक्शन के बीच में इनके जो रिलेशन आए हैं आपकी एंट्रोपी के लिए और आपके वॉल्यूम के लिए। इसके बाद अब अगर हमारी फेज चेंज हो रही है तो फेज चेंज में क्या होता है, हीट का कुछ रोल होता है। और हीट का क्या रोल रहता है इसके अंदर, कि अगर हम रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन की बात करते हैं जहाँ पे आपकी हीट ट्रांसफ़र हो रही है पर केजी मास के लिए या फिर आपके पर मोल के लिए, तो वो क्या रहती है आपकी हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट वहाँ पे ट्रांसफ़र होगी। तो अगर हमारी लेटेंट हीट में ट्रांसफ़र हो रही है तो वहाँ पे क्या होता है आपकी हीट, हम हीट को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, और डी क्यू क्या होता है आपका टी डी एस, यानी कि आपकी एंट्रोपी में डिफरेंस। एक सेकेंड, हाँ बताओ। रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन for reversible phase transition, the heat transferred per mole, या आप कह सकते हो पर केजी, जो भी आप यूनिट ले रहे हो वो क्या होनी चाहिए, आपकी यूनिट आपकी यूनिटी में होनी चाहिए, इज द लेटेंट हीट। तो वहाँ पे जो हीट आपकी मिल रही है वो हीट क्या कर रही है, उसके सिर्फ फेज को कन्वर्ट कर रही है। तो उस फेज को कन्वर्ट करने में जो हीट यूज हो रही है वो हीट हमारी लेटेंट हीट। तो इस लेटेंट हीट को हम किससे एक्सप्लेन करेंगे, तो अगर हमें लेटेंट हीट को एक्सप्लेन करना है तो हम उसे डायरेक्टली एल, जो स्मॉल एल मैंने अभी आपको बताया था, लेटेंट हीट से हम इसको डिनोट करते हैं, इक्वल्स। अब आपके यहाँ पे टेम्परेचर और डिफरेंस ऑफ एंट्रोपी, उन दोनों के बीच का रिलेशन है आपकी हीट। तो यहाँ पे एंट्रोपी में जो डिफरेंस हो रहा है उस एंट्रोपी में डिफरेंस को हम क्या करें, एस ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस एस ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ पे हम इससे इसको डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो हमारी क्वांटिटी बन गई इसे हम कह रहे हैं लेटेंट हीट, जो कि हमारे इक्वेशन की फॉर्म में आ रहा है, T इक्वल्स एस फॉर द फाइनल एंट्रोपी फॉर द फाइनल पॉइंट माइनस एंट्रोपी फॉर द इनिशियल पॉइंट। अब यहाँ पे आपकी एंट्रोपी में जो चेंज हो रहा है वो उसको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो लेटेंट हीट है वो आपकी एंट्रोपी में चेंज को डिनोट करेगी। यहाँ पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट था बट एंट्रोपी में यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। तो अब इसके लिए हम एक डेरिवेशन, अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम यहाँ पे गिब्स फंक्शन ले सकते हैं। अब गिब्स फंक्शन में क्या था, गिब्स फंक्शन था हमारा g, और अगर हमारे याद हो आप लोगों को तो मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर हमने गिब्स फंक्शन यूज़ किया था जिसमें हमने dg की वैल्यू कैलकुलेट की थी, और dg की जो वैल्यू थी वो किसके रिलेशन में थी, वो आपकी एंट्रोपी, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है dg, वो जब हमें मिला तो उसकी वैल्यू हमें मिली थी एस डी टी प्लस वी डी पी। अब यहाँ पे हमारे पास चारों वेरिएबल आ रहे हैं, हमारे पास एंट्रोपी भी आ रही है, हमारा टेम्परेचर भी आ रहा है, प्लस हमारा वॉल्यूम भी है और प्रेशर भी। अब यहाँ पे दोनों में चेंजेस हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि आपके टेम्परेचर में भी चेंजेस आ रहा है और आपके प्रेशर में भी चेंजेस आ रहा है। बट हमारा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में क्या है कि हमारा या तो वॉल्यूम कांस्टेंट है और हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अब अगर हम कहें कि हमारे प्रोसेस के अंदर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं एस इक्वल्स माइनस प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो ये कंपोनेंट आपका क्या होगा, जीरो,
तो 0 होगा तो ये आपकी टर्म क्या बन जाएगी। अब इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा जाएगा डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे हमने एक कंडीशन ली है। तो यहाँ पे एंट्रोपी अगर हम देखें सर, इसमें अब आपके यहाँ पे एंट्रोपी में चेंज आपने देखा, वॉल्यूम में आपने चेंज देख लिया। तो अब इस चेंज को हम यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में अगर लिखते हैं तो वो लैंग्वेज क्या हो जाएगी, ए फेज चेंज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव्स हैं आपके ये फर्स्ट ऑर्डर के ही हैं, इज नॉन एज एनी फेज चेंज that satisfy the following requirement, that satisfies the following requirements। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जिनको ये सेटिस्फाई कर रही है, तो उसमें आपकी दो चीज़ें होंगी। पहली, देयर आर चेंजेस ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। देयर आर चेंजेस ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। तो पहली चीज़ तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके एंट्रोपी और वॉल्यूम में चेंजेस यहाँ पे होंगे। दूसरी बात, द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फंक्शन चेंज डिसकंटिन्यूअसली। द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ गिब्स फंक्शन changes discontinuously। तो ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि आपके यहाँ पे एंट्रोपी और वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं। और दूसरा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फंक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव गिब्स फंक्शन के क्या है, डेल जी अपॉन डेल टी, डेल जी अपॉन डेल पी। तो वो क्या होंगे, आपके डिसकंटिन्यूअसली चेंजेस होंगे, यानी कि कंटिन्यूअस में चेंजेस नहीं होगा, बट आपके क्या होंगे, अलग अलग स्टेप पे उनमें चेंजेस आएगा। जैसे आपके प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग आपकी डिफरेंट लाइंस होंगी, तो उनके ऊपर उसके अंदर चेंजेस आएंगे। तो ये आपकी स्टेप उसको शो करता है कि गिब्स फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो डिसकंटिन्यूअसली उसमें चेंज होगा, यानी कि डिपेंड करेगा आपके टेम्परेचर के ऊपर और आपके प्रेशर के ऊपर। तो ये चीज़ हमने यहाँ तक लिखी। अब हम लिख सकते हैं, लेट अस कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है तो वो टीडीएस इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो टीडीएस इक्वेशन है तो वो कौन सी टीडीएस इक्वेशन है जिसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो लेट अस कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन of 1 mole of a substance from phase I, जो कि आपकी इनिशियल फेज है, टू फेज F, फाइनल फेज, यूजिंग द फर्स्ट TDS इक्वेशन। using the first TDS इक्वेशन। तो फर्स्ट TDS इक्वेशन हमारी क्या थी, TDS इक्वल्स CV dt प्लस T डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू dV।
अब हम यहाँ पे अगर कहते हैं कि अगर हमारा फेज ट्रांजिशन प्रोसेस है जो कि हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो फेज ट्रांजिशन में क्या होगा, रिवर्सिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको आइडियली लेके चलते हैं। सेकंड, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल दैट मीन्स वहाँ पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। एंड आइसोबारिक यानी कि वहाँ पे उसका प्रेशर भी कांस्टेंट। एंड इंटीग्रेटिंग ओवर द होल चेंज ऑफ फेजेस। और उसके बाद उस कंडीशन के ऊपर अगर हम इसमें पूरे चेंजेस को कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये तो हमारा क्या है, एक सिंपल कंपोनेंट के लिए जो हम स्मॉल एलिमेंट लेते हैं उसके लिए आपकी टीडीएस इक्वेशन को डिनोट कर रहे हैं। तो अगर हम कंप्लीट चेंजेस के लिए कंसिडर करेंगे तो कंप्लीट चेंजेस में क्या हो जाएगा, तो फॉर फेज ट्रांजिशन विच इज रिवर्सिबल। ये चीज़ें लिखनी आपको ज़रूरी है, क्योंकि आगे आप जो डेरिवेटिव इसको चेंज करोगे तो वो क्यों करोगे उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। ये आपका रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है एंड आइसोबारिक प्रोसेस यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है। एंड इंटीग्रेटिंग, देन हम इस चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे ओवर द होल चेंज यानी कि इनिशियल फेज से फाइनल फेज तक जितना चेंज आ रहा है, तो इनिशियल होल चेंज ऑफ द फेज। एंड सिंस del P upon del T at constant volume is independent of volume। तो अगर हम कंप्लीटली प्रोसेस के लिए बात करेंगे तो आपका ये जो कंपोनेंट रहेगा del P अपॉन del T जो कि आपके कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो जब आपका वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है तो दैट मीन्स वो आपके के लिए क्या हो गया, ये कंपोनेंट आपका इंडिपेंडेंट हो गया आपके वॉल्यूम के ऊपर। तो ये वॉल्यूम के ऊपर इंडिपेंडेंट है क्योंकि आपके टर्म में कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर इसको डिराइव किया था, तो इसीलिए ये कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, इनिशियल फेज से फाइनल फेज तक। इनिशियल फेज आपकी I, फाइनल फेज आपकी F। तो इंटीग्रेशन के बाद आपकी इक्वेशन बन जाएगी T, S की क्या होगी, लिमिट सप्लाई होगी फाइनल टू इनिशियल, तो S F माइनस S I इज इट ओके। अब आपका यहाँ पे CV DT जो टर्म है उसके अंदर आपका प्रोसेस आपका क्या था, आइसोथर्मल, और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो दैट मीन्स DT विल बी 0। तो यहाँ पे ये कंपोनेंट आपका 0 हो जाएगा, प्लस T del P अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड इज ए कांस्टेंट टर्म। तो जब इसका कंप्लीट डेरिवेटिव होगा, इंटीग्रेशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका dP अपॉन dt इंटू, अब आपका dV जो है उस dV को हमने इंटीग्रेशन किया था, तो इंटीग्रेशन करने के बाद इसकी फाइनल फेज से इनिशियल फेज आपकी जो लिमिट सप्लाई होंगी तो वो क्या होगी, VF माइनस VI। तो हम इसे यहाँ लिख सकते हैं कि ये आपकी टर्म जो है वो इस तरह से इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अब दोनों तरफ आप देख रहे हो कि आपके यहाँ पे T दिखाई दे रहा है, तो उस T को हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो टर्म बची है dP अपॉन dt, इसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो क्या हो जाएगी, dP अपॉन dt विल बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा आपका, एंट्रोपी S F माइनस S I सर यहाँ पे हमने वॉल्यूम क्यों नहीं किया, क्या हुआ कि इसके अंदर आपने डेल S यानी कि एंट्रोपी में चेंजेस अपॉन वॉल्यूम में चेंजेस, इन दोनों चीज़ों को आपने यहाँ पे नोट किया। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ और देखी थी कि आपकी जो लेटेंट हीट थी L, वो क्या था, लेटेंट हीट इक्वल्स T SF माइनस SI, इसके अंदर चेंजेस था, यानी कि अगर हम SF माइनस SI के इक्वल लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, L अपॉन T। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं इक्वल्स L अपॉन T, और ये V आपका आ जाएगा F माइनस VI। तो यहाँ तक आप ये कंप्लीट डेरिवेशन है, उस इक्वेशन को आप लिख सकते हो कि ये हमने इसको कन्वर्ट किया, और दिस इक्वेशन इज नॉन एज क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नॉन एज क्लॉसियस-क्लैपेरॉन
इक्वेशन, ये हमें यहाँ पे कंप्लीट डेराइव करना है।